गुणन गति एवं जड़त्व अगुण अध्याय हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सामान्य परिभाषा देखते हैं इस अध्याय से संबंधित, जैसे कण, निकाय, आंतरिक बल, बाह्य बल, विलगित निकाय, इन शब्दों को समझेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कण को कैसे परिभाषित किया जाएगा। तो यहां पर कण शब्द से तात्पर्य है ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य है, अर्थात ऐसी वस्तु जिसकी आंतरिक बनावट को हम उपेक्षित कर सकते हैं। उन संरचना को या उस प्रकार की वस्तु को हम कण से संबोधित करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया आदि। यह है कण। कण के बाद निकाय। निकाय शब्द से क्या तात्पर्य लेना है? निकाय शब्द से तात्पर्य हम ले सकते हैं कि कण, ये कणों का समूह। जब कई कणों या वस्तुओं से बने प्रबंध जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, कई कण या वस्तुओं से बना हुआ ऐसा प्रबंध जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, उन्हें हम कहेंगे निकाय। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि किसी जल में नाव पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वहां पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को नाव के साथ में एक निकाय कहा जाएगा। और अगर वे व्यक्ति एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, वह व्यक्ति कौन से? उस निकाय के, जिसको हम उदाहरण के रूप में अभी देखे कि नाव में बैठे हुए व्यक्ति अगर वे एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो उस बल को हम कहेंगे आंतरिक बल। तथा अगर मान लो कोई बाहर से बल उन व्यक्तियों के ऊपर लगता है, अर्थात उस निकाय पर, तो ये कहा जाएगा कि वहां पर लगने वाला वह जो बल है वो बल हो जाएगा बाह्य बल। बाह्य बल के बाद बारी आ जाएगी विलगित निकाय। विलगित निकाय से तात्पर्य हो जाएगा कि अगर किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, अर्थात किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो ऐसे निकाय को कहा जाएगा विलगित निकाय। और द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र से तात्पर्य है कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, वह स्थान होता है जहां पर निकाय का समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है। जहां निकाय के समस्त द्रव्यमान को केंद्रित मानते हैं, वह बिंदु निकाय में वह स्थान कहलाता है द्रव्यमान केंद्र। तो अभी हम कण, निकाय, आंतरिक बल, बाह्य बल, विलगित निकाय और द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित किए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमारी टॉपिक आ जाएगी
द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। इस टॉपिक से पहले अभी जैसे कुछ शब्दों का अर्थ बताया गया कि कण क्या है, निकाय क्या है, द्रव्यमान केंद्र क्या है, उस पर फिर से एक बार ध्यान दें तो कण शब्द से तात्पर्य है ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य होता है, जिसकी आंतरिक बनावट को हम उपेक्षित कर देते हैं, अर्थात उसकी आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सकती है, उसे हम कहते हैं कण। निकाय कई कणों या वस्तुओं का ऐसा प्रबंध जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। द्रव्यमान केंद्र अर्थात किसी निकाय का समस्त द्रव्यमान जहां पर केंद्रित होता है उसे हम कहेंगे द्रव्यमान केंद्र। यदि हम दो कण निकाय के द्रव्यमान केंद्र के संबंध में चर्चा करें तो दो कणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के निकट हों और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे माना किसी बिंदु O से R1 दूरी पर M1 द्रव्यमान का एक कण है A तथा एक दूसरा कण है B जिसकी दूरी अर्थात स्थिति सदिश बिंदु O से है R2, पहले की स्थिति सदिश है R1। कण B का द्रव्यमान माना M2 है। तब इन कणों का द्रव्यमान केंद्र को हम परिभाषित करेंगे। इन कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हो जाएगी, इन कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हो जाएगी RCM, जिसे हम यदि दर्शा दें तो बिंदु C पर इस स्थान पर A और B कण से मिलकर के बने हुए अर्थात M1 द्रव्यमान और M2 द्रव्यमान वाले कण से मिलकर के बने हुए ये द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान जो है केंद्रित है बिंदु C पर। बिंदु O से स्थिति देखते हैं तो A की स्थिति R1 स्थिति सदिश, B के लिए स्थिति सदिश R2 और C के लिए RCM। यह अक्षों के अंदिश स्थिति अक्ष लेते हैं, X अक्ष, Y अक्ष और ये Z अक्ष। इस स्थिति में RCM का मान होता है M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। यह है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का सूत्र। RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 दो कण निकाय के लिए। अब हम इसका व्यंजक को थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि दो कण निकाय के लिए यह मान कैसे आया, किस तरीके से हम इसको प्राप्त किए, या ऐसा कहें सैद्धांतिक रूप से कैसे ये स्थिति आती है। तो इसके संबंध में हम पहले मानते हैं कि कण A पर लगने वाला बल A पर बाह्य बल बराबर माना
ए पर लगने वाले बाह्य बल का मान लिए F1 तथा बी पर लगने वाले बाह्य बल का मान है F2। इसी प्रकार ए पर बी के द्वारा लगने वाला बल, ए पर बी के द्वारा लगने वाला बल का मान, ए पर बी के द्वारा लगने वाला बल का मान बराबर मानते हैं F1 2 तथा बी पर ए के द्वारा जो बल है उस बल को ले लेते हैं हम F21 पहले कण पर, मतलब ए पर बी के द्वारा लगने वाला बल, दूसरे कण अर्थात बी पर ए के द्वारा लगने वाला बल। इस प्रकार ए पर कुल बल, ए पर कुल बल, तो ए पर लगने वाला कुल बल से तात्पर्य इस कण पर, तो इस कण पर बाह्य से लगने वाला बल, बाहर से लगने वाला बल और बी के द्वारा लगने वाला बल। उसी तरीके से बी पर लगने वाला कुल बल मतलब बी पर बाह्य बल प्लस बी पर ए से लगने वाला बल हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा F12 प्लस F1। बी पर कुल बल का मान बराबर F21 प्लस F2। यह मान था बल का। अब यदि हम मान लें कि ए, जो कण ए है उस पर वेग का मान v1 है, तो कण ए का संवेग हो जाएगा, ए का संवेग p1, ए का संवेग p1 बराबर हो जाएगा m1 v1 तथा b का संवेग p2 बराबर हो जाएगा m2 v2। ये संवेग का मान गति का दूसरा नियम से हम देखते हैं। गति के दूसरे नियम से, गति का दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जो होता है वह उस वस्तु पर लगाए गए बल के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के मान के अनुक्रमानुपाती। तब कण ए के लिए देखते हैं गति का दूसरा नियम, तो कण ए का संवेग में परिवर्तन अर्थात d/dt m1 v1, पहले कण के संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगा पहले कण पर लगने वाला बल। तो पहले कण पर लगने वाले कुल बल का मान हम क्या लिए हैं, पहले कण पर लगने वाला यानी कण ए पर लगने वाला कुल बल अर्थात F12 प्लस F1, ये हो गया। इसी तरीके से कण बी के लिए देखते हैं, दूसरे कण के लिए, तो दूसरे कण के लिए संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात d/dt m2 v2, तो ये दूसरे कण के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे कण के लिए संवेग में परिवर्तन मतलब दूसरे कण पर लगने वाला बल अर्थात F21 प्लस
F2। इन दोनों को उस पूरे निकाय पर निकाय, कौन सा निकाय? उन दो कणों से मिलकर के बना हुआ निकाय, उस निकाय पर हम देखते हैं तो उस निकाय पर लगने वाला कुल बल का मान निकाय में कुल संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होगा। अर्थात A पर का संवेग में परिवर्तन, B पर का संवेग परिवर्तन जो है, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमको जोड़ने पर जो राशि प्राप्त होती है वह आएगी d/dt m1 v1 प्लस d/dt m2 v2 इक्वल टू f12 प्लस f1 प्लस f21 प्लस f2। इस समीकरण और इस समीकरण को जोड़ लिया गया। d/dt m1 v1 प्लस d/dt m2 v2 इक्वल टू f12 प्लस f1 प्लस f21 प्लस f2। तो हमें उस पूरे निकाय के लिए समीकरण प्राप्त हुआ था d/dt m1 v1 प्लस d/dt m2 v2 इक्वल टू f12 प्लस f1 प्लस f21 प्लस f2। इस समीकरण को और आगे सॉल्व करने पर d/dt m1 v1 प्लस d/dt m2 v2 इक्वल टू f12 प्लस f21 प्लस f1 प्लस f2। अब यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बात है कि f12 अर्थात पहले कण पर दूसरे के द्वारा लगाया गया बल, और यहां पर f21 अर्थात दूसरे पर पहले कण के द्वारा लगाया गया बल, यह निकाय के आंतरिक बल हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं और उनकी दिशा क्या है? विपरीत है। अतः इस पद का मान तीसरे नियम के अनुसार शून्य हो जाएगा तथा F1 प्लस F2 वह निकाय पर F1 पहले कण पर लगने वाला कुल बल, F2 दूसरे पर लगने वाला कुल बल, तो दोनों उस निकाय पर लगने वाला कुल बल बराबर बचेगा F1 प्लस F2 का योग बराबर हम ले लेते हैं F, तो प्राप्त हुआ इसका मान इक्वल टू F। आगे
इसमें यहां पर V1 बराबर क्या मान रख सकते हैं? पहले कण के वेग के लिए सूत्र आ जाएगा dr1/dt तथा V2 बराबर dr2/dt। इन दोनों मानों को इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ये पहला समीकरण इसको ले लेते हैं, तब मान प्राप्त हो जाएगा d/dt m1 dr1/dt। ये हो गया d/dt m1 dr1/dt प्लस d/dt m2 dr2/dt d/dt m1 dr1/dt प्लस d/dt m2 dr2/dt। अलग अलग हो गया दोनों का, बराबर F। ये आगे सॉल्व कर लें इसको। F इक्वल टू d/dt m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt या d/dt m1 इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, d/dt m1 r1 प्लस d/dt m2 r2 या d/dt m1 r1 प्लस m2 r2 d/dt m1 r1 m2 r2 अपान m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 क्या व्यंजक प्राप्त हुआ? d/dt इंटू d/dt m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 बराबर f का मान। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि यदि बाह्य बल इस पूरे पर कार्य करता है, इस पूरे पर मतलब कि m1 प्लस m2 द्रव्यमान वाले कण पर बाह्य बल F कार्य करता है जिसकी स्थिति सदिश R है, तब उस पर स्थिति सदिश R का मान हो जाएगा RCM बराबर, हमको ज्ञात करना रहेगा। उस RCM का मान जो है इतना
आएगा। तो वह मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे उस मान के लिए जो है बाह्य बल इस कण पर कैसे कार्य करेगा, उसको आप अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।